नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। भटनागर जी, दमोह में प्रधानमंत्री ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान चल रहा है। इस बीच में उन्होंने पाकिस्तान पर भी एक तरह से कटाक्ष किया है कि आतंक की सप्लाई करता था और अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री की सभा से 6 सीटों पर आप कुछ फर्क देखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की सभा से ब्रजेश जो सीटों पे मतदान हो रहा है उस पर असर तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ बोला है वो कोई नई चीज़ नहीं बोली है। पाकिस्तान एक भावनात्मक मुद्दा रहता है भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं उनके लिए, कह सकते हैं हम जी कि पाकिस्तान की दुर्दशा पे कुछ लोग हिंदुस्तान में इसलिए खुश हो सकते हैं कि एक लंबे सिर मतलब जो भारत का जो विभाजन हुआ था तब से लेकर दोनों देशों के संबंध कटुतापूर्ण रहे हैं। दो युद्ध हो चुके हैं, कुछ आतंकवाद वाला हिस्सा रहा है, तो लोग पाकिस्तान को निश्चित तौर पे एक दुश्मन देश के तौर पे मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है तो उसमें पाकिस्तान एक फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक परंपरागत बात है जो उन्होंने बोली है। इस चुनाव में पाकिस्तान कोई इशू नहीं है। पिछले चुनाव में तो पाकिस्तान एक इशू बन गया था। बालाकोट का जो हमला हुआ था, उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उसके कारण पुलवामा और बालाकोट के कारण एक इशू था, सबसे बड़ा इशू। लेकिन इस चुनाव में वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन एक कह सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए परंपरा से पाकिस्तान एक चुनावी इशू है, उस हिसाब से उन्होंने बोला है। लेकिन उन्होंने जो दूसरी चीज़ें बोली होगी वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। जो वो एक इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, कोविड का जिक्र कर रहे हैं, मुफ्त राशन की बात को 2029 तक उन्होंने बढ़ा दिया। तो अभी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था, शायद मध्य प्रदेश में उन्होंने घोषणा की थी कि उसे वो 1 साल के लिए कंटिन्यू आगे और बढ़ाएंगे, या शायद 5 साल के लिए आगे बढ़ाने की बात कही थी। तो वो मध्य प्रदेश के अंदर ही उन्होंने ये घोषणा की थी और उसका असर है। जो चूँकि जो बड़ा वोटर्स है वो इस चीज़ का लाभ उठा रहा है, जो लाभार्थी वर्ग है वो एक बड़ी संख्या में है। तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिल ही रहा है। हम देख भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी जो पिछला चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने जिस तरह की यहाँ पे जीत हासिल की थी, तो वो एक उसी का हिस्सा है। उसमें नई बातें उन्होंने प्रधानमंत्री ने कोई विशेष नहीं की है जो इस चुनाव में असरदार हो। एक चुनाव का समय है, प्रधानमंत्री को हम 10 सालों में देख सकते हैं कि वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो जनता से अपील भी करते हैं और जनता में उसका असर होते हुए भी हम देख रहे हैं। लेकिन भटनागर जी, इस बार हम देख रहे हैं कि मतदाता उतना मुखर नहीं है, वो खामोश है और एक तरह से बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। चुनाव के प्रतिशत हमने देखा है कि दोपहर तक 49% के लगभग हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली बार की तुलना में ये मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस पार्टी को इसका फ़ायदा होगा? खासकर हम मंडला की बात कर लें या हम छिंदवाड़ा की बात कर लें, सीधी की बात कर लें, ये वो 3 सीटें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको मुकाबला माना जा रहा है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मंडला में जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो उसकी वजह से समीकरण बिगड़े हुए हैं। सीधी में अजय प्रताप सिंह हैं और वहाँ पे ओबीसी बनाम ब्राह्मण, एक तरह से उच्च जाति और ओबीसी को लेकर एक माहौल बनाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। और छिंदवाड़ा तो आपको मालूम ही किस तरह से हार्ड सीट हो गई है, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और उधर कमलनाथ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए ब्रजेश, जो आप बोल रहे हो उसमें चुनाव के उदासीन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 1 बजे तक 50% के आसपास वोटिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने निकला है। पिछले चुनाव के अंदर जब 2019 में 82% पोलिंग छिंदवाड़ा सीट पर हुआ था, है ना, तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार हुआ था उससे कम इस बार भी चुनाव में मतदान नहीं होगा। ये अभी तक 1 बजे तक का दिख रहा है, 3 बजे तक के आंकड़े भी हाल आए नहीं हैं, लेकिन वो आएंगे तो हमें लगेगा कि हम 5 बजे तक उस से आगे भी निकल सकते हैं। और अब इसके कई सारे कारण हैं कि बीजेपी जोर लगा रही है, कांग्रेस को लग रहा है कि वो टक्कर दे सकती है। तो चुनाव प्रचार के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री के 3-3, 4-4 दौरे हो चुके हैं, चुनाव आयोग खुद मतदाताओं को निकालने के लिए प्रयास कर रहा है, तो इन सब का मिला जुला परिणाम होता है कि चुनाव का अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ता है। तो मतदाता उदासीन नहीं है,
मतदाता किसी के पक्ष में बोल नहीं रहा है या किसी के विरोध में बोल नहीं रहा है, इतना आप कह सकते हैं। उदासीनता का मतलब है कि वो मतदान केंद्र तक ना जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं मतदाता उदासीन है। उसने जो भी तय किया है तो वो मतदान केंद्र पे जा रहा है। जिस दिन नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने आखिर क्या तय किया था। लेकिन पिछली और बार किससे हमने देखा प्रभावित हुआ सर्जिकल स्ट्राइक थी, पुलवामा मामला था, तो मतदाता मुखर भी था, बोल भी रहा था, और उसका परिणाम भी देखा हमने। जिस तरह से देखा कि सर्वाधिक छिंदवाड़ा की हम बात करें तो 82% वहाँ पे मतदान हुआ था, अभी 50 के लगभग पहुँच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा होता है तो क्या बीजेपी को फायदा होगा, कम होता है तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि लीड कम हुई थी इस बार, 37,000 थी। पिछले कई चुनाव में कई सारी धारणाएं बदल गई हैं। अब ज़्यादा मतदान या कम मतदान जो प्रेजेंट है उसके लिए नुकसानदायक है या फायदे का सौदा है, ये कहना अब आज की तारीख में ज़रा कठिन है। क्योंकि कई बार कम पहले जो धारणा थी कि कम मतदान हुआ इसका मतलब जो सत्ता में है उसको फ़ायदा होगा, और ज़्यादा मतदान हुआ तो इसका मतलब है कि विरोध में होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले जो चुनाव हुए थे, अभी जो हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें देखेंगे तो लगभग 1-2% का कहीं मामूली असर था, लेकिन नतीजों में देखेंगे तो वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में गया था। तो इस तरह के कई सारे नतीजे सामने आ चुके हैं। तो ज़्यादा मतदान किसके पक्ष में होगा, कम मतदान किसके फेवर में जाएगा, ये धारणाएं अब बदल गई है। तो मुझे लगता है कि मतदान जो आज हो रहा है तो ये मतदाताओं के उत्साह का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है, हमें ये मानना चाहिए। और पक्ष और विपक्ष में क्या होगा ये हमें 4 तारीख को पता चलेगा। तो प्रभु जी, कांग्रेस क्या जुबानी जमा खर्च कर रही है, या आपको लगता है, आप खुद छिंदवाड़ा में थे, कि टक्कर देती दिख रही है? क्योंकि हम बीजेपी की रणनीति पर भी बात करें तो वो कहती है कि कार्यकर्ता को सुबह 6 बजे से हमने जिम्मेदारी दी है कि वो मतदाताओं को जगाएगा और मतदान केंद्र तक ले जाएगा। उनके लीडर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई सभा नहीं हुई, बड़े नेता अपने घरों में घिरे रहे। ऐसे में आपको लगता है कि माहौल है, वो कांग्रेस कहती है जनता बनाम बीजेपी के बीच में, ऐसा कुछ जमीन पर आपको देखने को मिला? अब रजत जी, परंपरागत तौर पे कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ता रहा, उनके छत्रप चुनाव लड़ते रहे, वो अपने लोगों को जिताने के लिए मेहनत करते रहे। उसके बाद जब परिणाम आ जाते हैं तो समग्र कांग्रेस के खाते में चले जाते हैं। मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास तो लगभग ऐसा ही रहा है कई सालों से। अभी जो बात है छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में चुनाव भले नकुलनाथ लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जो हो रहा है कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है, कमलनाथ वर्सेस बंटी साहू का चुनाव है। वहाँ पर बीजेपी का पूरा जोर था कि चुनाव को मोदी के नाम पर ले जाएं। नकुलनाथ वर्सेस मोदी करना बीजेपी के चुनाव को करना चाह रही थी, इसीलिए बीजेपी ने वहाँ पर व्यापक तौर पर कांग्रेस से आए लोगों को अपने यहाँ शामिल किया, कमलनाथ के खास लोगों को लेकर आई। दीपक सक्सेना जैसे समर्थक जो कमलनाथ के हैं वो खुद नहीं आ रहे थे, उनका बेटा आ गया था तो उनके घर पूरी प्रदेश बीजेपी पहुंच गई उनको लेने के लिए। तो इस तरीके से बीजेपी ने एक माहौल बनाया। अब देखिए अभी क्या हुआ है, कांग्रेस का जो महापौर था वो बीजेपी में आ गया, 4-5 दिन में अपनी आंखों से देख कर आया, वहाँ चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए कर रहा था। वोटिंग वाली रात को उसने एक वीडियो जारी कर दिया कि वो तो गलती हो गई थी उससे, वो भी वो नकुलनाथ को वोट देगा और छिंदवाड़ा के लोग भी कमलनाथ को मजबूत करने के लिए नकुलनाथ को वोट दें। तो कुछ इस तरीके का भी माहौल वहाँ पर है कांग्रेस में। यदि दीपक सक्सेना बीजेपी के मंच से, मतलब कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से तमाम हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ी ताकत यदि जो कमलनाथ की, जिसको बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है, तो 44 सालों का उनका जो साथ है छिंदवाड़ा वालों के साथ, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विकास तो दिख ही रहा है, विकास तो खैर कमलनाथ होते या ना होते, क्योंकि पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है, तो छिंदवाड़ा का भी विकास लगभग उसी अनुपात में होता, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जो कमलनाथ की जो पूंजी है यदि छिंदवाड़ा में वो कहें तो उनका लोगों से जो जुड़ाव है, कमलनाथ लोगों से खुद नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई बीमार है तो इलाज के लिए कमलनाथ के यहाँ से उसको संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, इलाज हो जाता है। पैसे की ज़रूरत है तो पैसे मिल जाते हैं, उसको बाहर इलाज के लिए जाना तो बाहर इलाज के लिए। तो एक तरीके से ये कहें कि मैंने कुछ वहाँ के लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं, यहाँ कमलनाथ कार्ड चलता है इलाज के लिए। तो यदि इस तरह की स्थिति है तो उसको तोड़ने में बीजेपी को कहीं ना कहीं जरूर इसमें जो है मुश्किल आई है। हालांकि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट है, बीजेपी का टीम वर्क बहुत अच्छा है, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर काफ़ी मेहनत चुनाव में कर रहे थे। लेकिन पिछला जो चुनाव थे उससे देखते हैं तो पिछले में बीजेपी ने वहाँ पर एक ट्राइबल उम्मीदवार दिया था, जिसके कारण वहाँ पर चूँकि आदिवासी बहुत सीट है तो जिसके कारण नकुलनाथ को दिक्कत हुई। तो पुलवामा वाला एक मोदी की एक खास लहर उस चुनाव में थी।
इस बार चूंकि वैसी कोई खास लहर नहीं, जैसा अभी आपने भी कहा, तो इस बार बीजेपी स्थापित करने की कोशिश कर रही है राम के नाम को, सनातन के नाम को। जैसे अभी दमोह में ही आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा दमोह में? दमोह ने कहा बुंदेलखंड में ओरछा है जहां राजा राम विराजमान है, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो सनातन विरोधी हैं, वो इसको पाखंड कहते हैं, इसको मलेरिया कहते हैं, इसको डेंगू कहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो एक चीज़ को कहाँ पर एलिब्रेट करने की कोशिश करें, लोगों के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश का जुड़ाव राम मंदिर से है, राम मध्य प्रदेश में है, चाहे वो बुंदेलखंड हो या दूसरे क्षेत्र में हो। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मुकाबला काफ़ी रोचक है। अब तो पैसे बांटने के, जो पहले पैसे बांटने के कांग्रेस के वीडियो आ रहे थे, अब वो कुछ कांग्रेस के हैंडल से प्रचारित कर रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं, वोट आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वहाँ पर खासे चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी रोचक चीज़ जो समझ में आई, जेपी नड्डा के मंच से जो दीपक सक्सेना है, जो कमलनाथ के खासम खास रहे, वो यदि जेपी नड्डा के मंच से कहते हैं कि 20 साल से तो देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन छिंदवाड़ा के 20 साल में 20,000 करोड़ के काम रुके पड़े हैं, उस काम को जो स्वीकृत करा दीजिए, वो काम करा दीजिए यदि बंटी साहब को जीतते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो भीतरघात अंतर्घात जैसी एक जो संभावना बीजेपी को है वो खासी वहाँ पर दिखाई दे रही है। और कमलनाथ का जो अपना मैनेजमेंट है, जो उनका नेटवर्किंग है, वो तो अपने दम पर है ही है। बीजेपी को वहाँ खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट के मुकाबले में खासा कमजोर है। मतलब कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में साम दाम दंड भेद सब चल रहा है। अब वो किसके पाले में जाता है, किसको फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रेम व्यास जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से, कांग्रेस से राजकुमार उपाध्याय जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जो भटनागर जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि आपने छिंदवाड़ा में मोदी बनाम कमलनाथ बनाने की कोशिश की, जो पूरे देश में आपने मोदी बनाम अदर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की और सफल भी रहे, लेकिन छिंदवाड़ा में सफल नहीं हो पाए। कहाँ चूक हो गई, या छोड़ दिया है, मन से नहीं किया है कि यदि वहाँ हार जाते हैं तो कहीं मोदी के नाम पर एक डेंट ना लग जाए? नहीं ब्रजेश जी, देखिए पिछला चुनाव अगर देखेंगे तो सबसे पहले कमलनाथ जी लगभग 1,21,000 वोटों से जीते, दूसरी बार लगभग 1,16,000 वोटों से जीते, और तीसरी बार जब उनके पुत्र जीते तो वो मात्र 37,000 वोटों से जीते। तो ये इस बात को प्रेषित करता है कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी का जनाधार जो है वो धीरे धीरे वहां से घटा है। 2018 में जो यही दीपक सक्सेना जी थे जिन्होंने कमलनाथ जी के लिए सीट खाली करी थी, और सीट खाली करने के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने के बावजूद 25-27,000 वोटों से जीते थे। तो अगर कमलनाथ जी का इतना व्यापक असर होता तो निश्चित रूप से मतदान में वहां की जनता कमलनाथ जी को एक तरफा मतों से जीताती। और दूसरी बात है कि जो हमने पूर्व में भी आप अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुनेंगे कि 2900 सीटों पर कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो एनडीए परिवार है वो निश्चित रूप से एक ही चीज, एक ही भाषा, नरेंद्र मोदी जी को 400 पार और इसी भाषा के साथ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो आप बताइए ना, गठबंधन की कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हो गई है। गठबंधन के तो मैनिफेस्टो तक अलग है। इन सब चीजों का असर चुनाव में आएगा। तो राजकुमार जी। जी व्यास जी, देखिए ओपीएस को लेके कांग्रेस डीएमके बिल्कुल पूर्ण रूप से साइलेंट है। उन्होंने पहले कहा था ये सब चीजें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जनता इसको देखती, पढ़ती और समझती है। आपके गठबंधन में भी क्या है, आप देखिए ओपीएस को लेके कांग्रेस का अलग स्टेटमेंट है, डीएमके का अलग है, लेकिन आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम ये लोग बोल रहे हैं कि हम फिर से चालू करेंगे। मतलब मैनिफेस्टो में भी गड़बड़ है। सरकारी जॉब्स कांग्रेस कहती है कि हम लगभग जो है 30 लाख सरकारी जॉब देंगे, और आरजेडी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और कहती है कि 1 करोड़ सरकारी जॉब देंगे। मनरेगा के लिए जो है कांग्रेस कहती 400, समाजवादी पार्टी कहती 450, लेफ्ट कहती है कि 700 रुपए देंगे। मतलब आप देखिए जो गड़बड़ है वो शीर्ष से फर्श तक पूरी तरह से गड़बड़ है। और इसीलिए हमने कहा है कि जो एक नेतृत्व है, एक कमल का फूल, जिसके अंतर्गत हम 2900 विधानसभा सीट, 2900 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की जीत। तो व्यास जी, मध्य प्रदेश में ओपीएस का मुद्दा है? देखिए, तो राहुल गांधी जी की पूर्व यात्रा थी, उन्होंने ओपीएस की बात करी थी, 22 विधानसभा सीटों पे घूमे तो 18 हार गए थे। तो इसके बाद में उन्होंने ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया। ये तो कांग्रेस की नीति और रीति जनता देख रही है। हमने कहा था कि हम साक्षरता के साथ में सार्थकता प्रदान करेंगे सभी को, और निश्चित रूप से हम उस ओर अग्रसर हैं। तो राजकुमार जी,
एक तो वो कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें बिखराव है, मैनिफेस्टो भी अलग अलग है। आप कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, आपके सहयोगी दल कहते हैं कि 1 करोड़ देंगे। मैनिफेस्टो में भी अलग अलग वादे कर रहे हैं। या तो संयुक्त मैनिफेस्टो ले आते, एक मंच पर आ जाते। देखिए, जो कांग्रेस ने न्याय पत्र 2024 गारंटी के साथ दिया है वो बिल्कुल गारंटी पत्र है और उसको कोई उसमें शक शुबा नहीं है कि हम उस गारंटी को नहीं निभाएंगे। हम उसको लेकिन अकेले कांग्रेस तो सरकार बना नहीं रही ना, बाकी के सहयोगी कांग्रेस जो वादे कर रहे हैं उनका क्या? सबसे बड़ा दल रहेगा, कांग्रेस सबसे बड़ा दल रहेगा, तो कांग्रेस की बातों को उसमें किसी दूसरे राज्य की जो हमारे गठबंधन के जो दल हैं उनने किसी ने आपत्ति नहीं ली है, उन्होंने कोई मना नहीं किया है उसमें कि ये गलत है, सबकी सहमति है। और चूंकि ये व्यापक तौर पर बना है, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 बार जो राहुल जी ने की है उसमें जो जनमत से निकल के जो बातें आई हैं उनको इस न्याय पत्र 2024 और गारंटी के साथ रखा गया है। लेकिन व्यास जी तो कह रहे हैं कि आप ओपीएस का मुद्दा पहले उठाते हैं, फिर आपको उसका फायदा नहीं मिलता है तो भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिला। आप चाहे आप देख लें, छत्तीसगढ़ में सरकार थी जब मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए। तो कहाँ फायदा मिला है? यहाँ राजस्थान में छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई आपकी, राजस्थान में सरकार चली गई आपकी, मध्य प्रदेश में आने की संभावनाएं थी, वो भी धूमिल हो गई। जी, जब थी तो वहां पर जो जो वादे किए वो हमने निभाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये 2014-2019 में जो इन्होंने संकल्प किए थे वही पूरे नहीं हुए। इन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया, गंगा जी की बार बार कहते थे कि हम गंगा को सफाई कर देंगे, आज गंगा जी की क्या स्थिति है यह देख लीजिए। हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम में जो स्थिति है कि नर्मदापुरम में नाला जो है गंदा नाला मिल रहा है नर्मदा जी में, उसको आप देख लीजिए। यहाँ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, मोहन यादव जी बार बार मंच पे आते हैं नर्मदा जयंती पर और बार बार कहते हैं कि हम, लेकिन ये तो आपको ही पता है ना कि काम चल रहा है, 300 करोड़ मंजूर हो गए हैं। कितने दिन ब्रजेश जी, चूंकि ये 10 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ 10 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं हो पा रहा है? ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी तो जीत जाते हैं। जिस नर्मदापुरम की आप बात कर रहे हैं वहां लगातार बीजेपी जीतती रही है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, तो उनकी बातों पे भरोसा करते होंगे ना लोग, आपकी बातों पे भरोसा नहीं करते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, चूंकि यहाँ कई बार प्रत्याशियों के चयन में आगे पीछे हम लोग हो गए होंगे, अन्यथा कभी भी यह स्थिति नहीं रही। कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ती है। अभी भी हमारे लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, बिल्कुल बूथ स्तर से कार्य में लगे हुए हैं। आज भी आप देखिए कमलनाथ जी ने चुनाव के वहां मतदान देने हैं छिंदवाड़ा में, परंतु उन्होंने आज पिपरिया में सभा करी, अभी नरसिंहपुर में कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मानिए कि कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ अपने कांग्रेस प्रत्याशी के साथ लगे हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो ये हमेशा झूठ बोलती है, और हर बार आप बताइए किसी भी बात पर, हमारे साथी बता देंगे कि प्रधानमंत्री जी अभी पिपरिया आए थे, उन्होंने ना महिला उत्थान पर बात करी, ना व्यापार उद्योग पे बात करी, ना बेरोजगारी पे बात करी, तो इन चीजों पर बात करते नहीं कहाँ है? करते उन्होंने 6 टिकट दे दिया, आपने 1 टिकट दिया है, वो तो कह रहे हैं हम तो करके दिखाते हैं। किस चीज की टिकट थी? महिलाओं को 29 में से। जी जी, तो बिल्कुल ये हर बार ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को टिकट देने पर ही आपकी महिला सशक्तिकरण की बात होगी। आप कितनी महिलाओं के टिकट काट भी वो तो महिला बिल लेकर आए भाई, कैसे सशक्तिकरण करोगे आप? घर से महिलाओं को निकालोगे, उनको मौका दोगे, तभी तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी पर हिसाब से कार्य तो होता है। आपकी तो महिला नेत्री कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और खुद ही नहीं लड़ती चुनाव, दूसरे नेता बाय नाइट चले जाते हैं। देखेंगे
कि 26 के बाद सीईसी क्या निर्णय करती है। उन्होंने दोनों ने कहा है, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका और जी, जो मांग रहे हैं कि बाड्रा जी हमारे उनको यहाँ दे नहीं रहे हो आप लोग। चलिए लौट रहा हूं मैं राजकुमार जी आपके पास। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, मतदान का पहला दिन आज, पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या खबरें हैं, क्या लग रहा है आपको माहौल? मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के मुद्दे प्रभावी रहे हैं या कांग्रेस मुद्दे या नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने समर्थकों के बीच में अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, भाजपा ने अपनी बात रखी है, और दोनों ही बातों को जनता ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। दोनों की बातों में एक जो थोड़ा सा अंतर दिखता है कि भाजपा ने जो बात रखी है, उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दे भी रखे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने स्थानीय उम्मीदवार को किनारे करके अपना निशान और मोदी जी का चेहरा दोनों चीज के आगे रखा ताकि सैबोटेज की संभावना उसमें कम हो। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे भी रखे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे भी रखे हैं और व्यक्तिगत मुद्दे भी रखे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में व्यक्तिगत मुद्दे अपेक्षाकृत ज्यादा है, और इसके अलावा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी जो माना जाता था कि चूंकि वो मास बेस्ड पार्टी है, उसमें स्वाभाविक है थोड़ी बहुत गुटबाजी होना, तो गुटबाजी उनकी अभी है, लेकिन इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार हार जीत का अंतर 6 सीटों पर ज्यादा अंतर होगा। जैसे पिछली बार छिंदवाड़ा में 30-35 हजार की 34-35 हजार की हार जीत थी, इस बार इस अंतर से हार जो भी जीतेगा, भाजपा जीतेगी वो भी या कांग्रेस जीती वो भी, ये अंतर बढ़ेगा। मंडला में भी लगभग ये स्थिति है। हालांकि 3 सीट पर जैसा कि आपने कहा है कि मुकाबला रोचक हो गया है। छिंदवाड़ा का मुकाबला तो रोचक है ही। भाजपा ने सारी ताकत छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा लगाई है और बड़ी संख्या में वहां से लोग आए हैं, और ये मैंने कहा भी है आपके यहाँ, बड़ी संख्या में जो दल बदल हुआ है उसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग दल बदल करके गए उन्होंने कमलनाथ जी पर कोई बहुत तीखी तेज धारदार टिप्पणी नहीं की, न कमलनाथ जी ने उन पर कोई टिप्पणी की। तो स्वाभाविक रूप से ये जो दल बदल है, तो अब वो सारे के सारे लोग नई पार्टी में पहुंच करके कितने ढंग से काम कर पाएंगे इस पर बहुत निर्भर करेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में आ जाने से भाजपा का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो इनको कैसे पचाएगा। अगर ये दोनों ने साथ मिलकर के काम किया तो छिंदवाड़ा का इस बार का परिणाम थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन शर्मा जी कहाँ नजर आ रहे हैं ऐसा? वो तो एक्सपोज होने लगे हैं। आप देखो 2-2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक पहले हो रहा है कि नकुलनाथ को जिताएं, विक्रम आके कह रहे हैं महापौर। दूसरा वीडियो वायरल होता है कि वो मोदी जी के साथ जाने की बात कर रहे हैं कि देश को मोदी जी की जरूरत है। तो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं। क्या प्लान्ड है ये पूरे? यही तो मैंने कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं उनकी भूमिका भीतर रह करके क्या है। वो ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो अंदर बैठकों में, सभाओं में बात अलग है, कमरा मीटिंगों में वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके समर्थक मतदाता को वो किस तरफ लेकर जाना चाहेंगे, ये एक बहुत आश्चर्यजनक है। और सारा कुछ इसी पर निर्भर करेगा। भाजपा को जो बड़ी चुनौती मिलेगी वो मिलेगी सीधी में। वो अजय प्रताप जो खड़े हो गए हैं विद्रोह करके, बाकी मुझे लग रहा है कि इन सारे के सारे स्थानों में छिंदवाड़ा के रिजल्ट को हम ध्यान में रख करके चलेंगे, ये इनकी भूमिका क्या होगी। बाकी 6 में से 4 जो है वो थोड़ा सा उनका रिजल्ट मुझे बहुत अलग दिख रहा है कि वो उनका रिजल्ट लगभग तय है। अच्छी खासी हार जीत होगी, मंडला में भी अच्छी खासी हार जीत होगी, बालाघाट में भी होगी, शहडोल में भी होगी। जो कुछ संघर्ष अगर है तो वो छिंदवाड़ा में और सीधी में मान लीजिए। मंडला में जो शुरुआत में माना जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट मरकाम है वो भाजपा के कैंडिडेट की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चुस्त है और ज्यादा सक्रिय भी हैं। और कहीं ना कहीं फग्गन सिंह जी को लेकर के स्थानीय स्तर पर थोड़ी बहुत नाराजियां भी थी, लेकिन जिस तरीके से चुप्पी रही और मतदान का प्रतिशत आगे बढ़ा है, इसको लेकर के अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहां पर क्या होगा। और फग्गन सिंह जी के खिलाफ जो व्यक्तिगत नाराजगी थी उसका अब कांग्रेस को लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने भाजपा ने योजना पूर्वक उम्मीदवार को किनारे किया है। लेकिन वहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है। यही उन्होंने कहा कि पार्टी मैदान में, ये बात मोदी जी ने भी रिपीट की, अमित शाह ने भी रिपीट की, नड्डा जी ने भी रिपीट की और मुख्यमंत्री ने भी रिपीट की। तो कुल मिलाकर के इसलिए वो जो व्यक्तिगत नाराजगी है वो उससे अलग हट करके मतदान की तरफ उन्होंने जोर दिया है। उनकी अभी अपील कितनी फर्क पड़ेगी ये आने वाले दिनों में 3-4 जून को ही पता चलेगा। जी
भटनागर जी, एक तो जो मंडला की बात की, वहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है, वो यदि ताकत से लड़ती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को वहाँ फायदा होता है। और सीधी की जो बात है, क्या आपको लगता है कि अजय प्रताप सिंह वहाँ पे चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि बीजेपी का कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो जो कैडर बेस पार्टी है उसका कार्यकर्ता नहीं जाता। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक का जो हम इतिहास देखते हैं तो उसमें बीजेपी के बहुत कम बागी जो है कोई प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा पाए हैं, खास करके निर्दलीय के तौर पे, बागी के तौर पे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे कुल मिला के एक भंवर सिंह शेखावत चुनाव जीते हैं मध्य प्रदेश के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में। बाकी आमतौर पे कोई बहुत ज़्यादा असरदार पार्टी को हराने में भी भूमिका नहीं निभा पाए जो भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हैं, क्योंकि नेता तो बागी हो जाता है, उसके साथ में जो कार्यकर्ता है, असल में जब हम बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो वो कैडर जो है किसी नेता के प्रति समर्पित नहीं होता है, वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है। यहाँ कांग्रेस में बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे लोग पार्टी के बजाय नेता के प्रति समर्पित होते हैं। जैसा हम छिंदवाड़ा में देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में जो समर्थक हैं वो कांग्रेस से ज़्यादा कमलनाथ के समर्थक हैं। कांग्रेस के प्रति उनका बहुत ज़्यादा, जब हम कमलनाथ का पार्टी परिवर्तन का चर्चा चली थी, उन्होंने अपने चिन्ह विन्ह बदले थे, तो सारे समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार थे। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि सीधी के अंदर जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। और कोई बहुत असरदार उपस्थिति, अजय प्रताप सिंह खुद भी 2 विधानसभा चुनाव शायद पहले लड़ चुके हैं और जीत उनको कहीं नसीब नहीं, पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था, तो मैदानी राजनीति में निश्चित तौर पे वो कमज़ोर है। जो आपने जिक्र कहा है कि विधानसभा में शेखावत जी की बात की, विधानसभा का चुनाव एक अलग है और लोकसभा का चुनाव हमने देखा है पैटर्न दूसरी अलग बात, है। मैं आपसे सहमत हूँ इस मामले में ब्रजेश के, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुत सारे मुद्दे असरदार नहीं होते हैं, क्योंकि हम भारत में देखते हैं कि आमतौर पे नेतृत्व जो होता है राष्ट्रीय स्तर पे, लोग उस नेतृत्व को चुनते हैं। हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन लगभग चुनाव ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे कि हम लोकसभा में एक योग्य उम्मीदवार की तलाश करेंगे तो अगर किसी योग्य उम्मीदवार को ही मतदाता चुन लेंगे तो वो बहुत अलग अलग आएगा। हर पार्टी के भी होते हैं, निर्दलीय भी कई सारे योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी भी ऐसा रिजल्ट आता नहीं है, या तो पार्टी बेस्ड आता है या मतलब नेता के बेस्ड आता है। तो हम देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी असरदार है, जब छिन्न भिन्न रिजल्ट आ रहा था, गठबंधन की सरकारें बन रही थी, तो वहाँ पे भी नेता के समर्थन में परिणाम आते थे, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन या उनके जो पिताजी थे करुणानिधि उनके समर्थन में हो, या जयललिता के समर्थन में हो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जब बाकी जो देश का हिस्सा है जो क्षेत्रीय नेताओं से प्रभावित नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी ये 2 दल हैं और इनके नेता हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि 10 साल से लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी में है, तो ज़्यादातर वोट डालने का जो लोगों पे मुद्दा होगा, तरह तरह के मुद्दों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना है, देश का नेता किसे बनाना है, देश में सरकार कैसी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें लोग जो, चूँकि बीजेपी भी हम देखेंगे कि राहुल गांधी पे या कांग्रेस पे ज़्यादा फोकस करती है, तो नेताओं के बीच में जो प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरे उभर के आते हैं वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, या हमने भी अपने उसके अंदर दिखाया है कि दोनों के चेहरे हैं लोकसभा चुनाव में, बाकी सब गौण है। तो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि मतदान नेता को देख के ज़्यादा होता है, बाकी बनिस्बत मुद्दों को देख के। तो यहाँ पे इस समय भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पे भारी है। तो प्रभु जी, स्वाभाविक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी भारी है, चेहरा भी देखते हैं, जब इंदिरा जी का दौर देखा हमने तो उनके चेहरे पर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ यदि राहुल गांधी हैं, तो मुद्दों की भी बात हो रही है, दोनों के मुद्दे भी हैं, एक के 25 गारंटी हैं, 5 न्याय पत्र हैं, इनकी 5 गारंटी हैं। तो जो गारंटियों की बात कर रहे हैं, जो मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, उसमें भी आपको लगता है कि मतदाताओं से भी आपने बात की है क्या? जो भटनागर जी कह रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या एक चीज़ रहती है, राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस कभी क्षेत्रीय मुद्दों की बात करने लगती है, लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक तरह से अटल है, उन मुद्दों पर बात करती है। तो कहीं भी यहाँ भी सामंजस्य की कमी है, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के अलग बोलते हैं, क्षेत्रीय नेता अलग बोलते हैं, एक रणनीति नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस हो या जो इंडिया गठबंधन है उसमें रणनीति का अभाव शुरू से दिख रहा है ब्रजेश जी। जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, अब ये देखिए कि वही इंडिया गठबंधन छोड़ के उसमें चला गया जिसके खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाना गया था।
तो निश्चित तौर पर उस पूरे गठबंधन में तालमेल का अभाव शुरू से दिखा, और इस पूरे चुनाव के लिए हम थीम कहें, जीस्ट जो है निकल कर वो आ रहा है कि मोदी एक चेहरा है, उसके सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं, इनकी कद काठी का है, उनसे थोड़ा कम कोई चेहरा नहीं है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि जब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने की बात आई तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही तैयार नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया, ऐसी तमाम चीज़ें जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो किसी एक नाम पर एकजुट नहीं है। वो सीटों के बंटवारे पे भी तब आए जब चुनाव सिर पर आ गया बहुत सारे राज्यों में, तो ये स्थिति रही। चाहे ममता बंगाल की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये जो टकराव है आपस में इन दलों के नेताओं के बीच में, ये सब में प्रधानमंत्री बनने की होड़ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं, और जो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में, वो तमाम दलों की यही कोशिश है कि वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीत लें तो उनका व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। तो ये जो आपस की जो होड़ है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और उनको यदि चाहिए था तो किसी भी एक चेहरे को सामने रख लेते, बाद में भले हटा देते, जो देवीलाल के साथ हुआ था चंद्रशेखर के मामले में, वैसा कर लेते वो कि भाई किसी को आगे करते और बाद में जो है प्रधानमंत्री किसी और को चुन लेते बाद में। तो एक उनके सामने लड़ने के लिए मजबूत बड़ा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी चेहरा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी जिम्मेदारी तो लेना कुछ नहीं चाहते, अपने पर ओढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन करना सब कुछ चाहते हैं। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुद्दों की गारंटियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की ही हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जिस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी 2018 में, आपने 970 से ज़्यादा जो है गारंटियां घोषणाएं की थी, उसमें से कितनी पूरी हुई? कर्ज माफी भी पूरी तरह पूरी नहीं हुई, जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको वो कह रहे थे एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में एक साइन से कर्ज माफी कर दी, 10 दिन में माफ कर देंगे राहुल गांधी का। तो आप इस तरीके का बयान मत दीजिए, क्योंकि आपको सिस्टम पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप कहें कि एक दिन में 30 लाख नौकरियां दे दूंगा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको तो पहले, अभी तो आप सरकार में है नहीं, आपको ये पता नहीं कितने पद खाली हैं, आपको पहले पद कितने खाली हैं उनको पूरे देश भर से मंगाना पड़ेगा, फिर भर्ती की प्रक्रिया होगी, नियम प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अब वैसा तो है नहीं पुराना दौर की जो सिगरेट की पर्ची पे लिख दी और नौकरी लग गई। रमेश शर्मा जी को पता होगा कि पहले ऐसी खबरें बहुत चलती थी, तो वैसे दौर तो अब है नहीं। तो पूरी नियम प्रक्रिया से काम होगा। तो आप ऐसी कोई गारंटी मत दीजिए जिससे वोटर को आप पे विश्वास ही ना हो। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, तमाम बीजेपी ये कह रहे हैं हम गारंटियों की गारंटी। मोदी ने आज भी दमोह में यही कहा कि जो उनकी कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी नरेंद्र मोदी है। गारंटी कांग्रेस दे, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग दें, मोदी ये भरोसा जगा रहे हैं मतदाताओं में कि गारंटी कोई भी दे दे, उसको पूरी करने की गारंटी है नरेंद्र मोदी। अब देखिए कि जो है, यदि हम अभी इसी चुनाव में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे, उसको बाद में बीजेपी ने शामिल कर लिया अपने घोषणा पत्र में। तो ये जो स्थिति है, इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई, और हमने तो मध्य प्रदेश में भी देखा है ना प्रभु जी, वो 1500 देने की बात कर रहे थे और ये 1250 दे रहे थे। भरोसा। रमेश शर्मा जी से मैं बोलना चाहूंगा, एक मिनट सर, मैं बता दूं, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं से हमारी चर्चा हुई। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में चुनाव बाद सर्वे कराया है। उसने कहा कि जब लाडली लक्ष्मी के जो पैसे बट रहे थे तो हमने भी 1500 रुपए के लिफाफे पहुंचाए, फिर भी हम चुनाव हार गए। तो उन्हें जब सर्वे कराया तो लोगों का ये कहना था वो तो बैंक में उनके खाते में आ रहे हैं, उसका तो उनके पास रिकॉर्ड है, यदि नहीं आएंगे तो सवाल कर सकते हैं, वो पिछले 6 महीने से आ रहे हैं। आप तो ये लिफाफा है, इसमें किसी का नाम ही पता नहीं है, ये अब चुनाव जीतने के बाद आएगा कि नहीं आएगा। तो लोग उधर चले गए, 1500 भी रख लिए, 1250 भी रख लिए, 1250 पे भरोसा उधर रहा। हाँ, तो ये जो भरोसा जो जगाया है बीजेपी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने, वो सब पर भारी पड़ रहा है। ये इसकी काट अभी इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। दूसरा, मैं रमेश शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि कभी कांग्रेस ने नारे लगाए थे कि स्थायी सरकार हम देंगे, स्थायी सरकार, या सरकार चलाना हमें आता है। सरकार तो 30 साल के बाद भारत में एक मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और लगातार 2 टर्म उसने पूरे कर लिए। तो तीसरे टर्म के लिए भी मतदाता क्या सोचता होगा शर्मा जी, कि क्या फिर से कोई गठबंधन की सरकार चाहिए बीजेपी के विरोध में, या ये सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चूंकि बीजेपी सरकार बना सकती है तो समर्थन हम बीजेपी को ही दे दें? और गठबंधन की सरकार जब देश चुका है कि किस तरह के हालात थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गठबंधन की सरकार वो 77 की बनी हो या 89 की बनी हो या 86 में बनी हो, 96 में बनी हो, अटल जी की जो पहले दूसरी सरकारें थी, वो ज्यादातर सरकारें असफल रही हैं। एक बात इसमें तो एक बात हुई। दूसरी जो एक और बात होती है,
गठबंधन में जो मेन पार्टी होती है, जो लीड करती है, वो अपना एजेंडा कभी लागू नहीं कर सकती। ये हमने मोरारजी देसाई जी की सरकार में भी देखा, बीपी सिंह की सरकार में भी देखा, और मनमोहन सिंह की सरकार में भी देखा। एजेंडा अगर लागू होता है तो पूर्ण बहुमत की उस सरकार में ही लागू होता है, वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। बीच में एक सरकार तो ऐसी रही जिसने पूरा कार्यकाल पूरा किया, वो 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार। वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, उसमें 10-15 लोग कम थे और पूरे कार्यकाल कम रहे। उन 10-15 लोगों का कितना दबाव था, ये सब हमने अखबारों में पढ़ा। किसको पेट्रोल पंप किस किस को अलॉट हुए, किसके नाम पर ठेके गए, वो सब मीडिया में बराबर आता रहा, और पूरी तरीके से वो लागू भी नहीं कर पाए वो सारी की सारी योजनाओं को। तो स्वाभाविक रूप से मतदाता में अगर साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है तो उसमें जागरूकता भी बढ़ रही है। मान करके चलिए कि अभी निकट भविष्य में जब तक सत्तारूढ़ पार्टी कोई बड़ी गड़बड़ ना कर देगी, गठबंधन सरकार की संभावना मुझे कम दिखती है, कम से कम केंद्र सरकार के मामले में। तो पूर्ण बहुमत की सरकार की ही संभावना दिखती है। ये जो इस समय का जो वातावरण है, एक और बात मैं बताता हूँ, वो समय चला गया जब लोगों को गरीबी की रेखा बहुत तगड़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो 98% लोग गरीब थे। धीरे धीरे लोगों में सुधार हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी योजनाएं लागू हुई जिनमें ज्यादातर की नींव जो है वो कांग्रेस के समय रखी, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन किया और उसमें जो एक्स्ट्रा मुद्दा जोड़ा, राष्ट्र का और संस्कृति का और धर्म का जो अतिरिक्त मुद्दा जोड़ा है। आजादी से पहले अगर आप देखेंगे तो रामराज की कल्पना थी, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद में वो रामराज की कल्पना गायब हुई, और कहीं ना कहीं उसमें एक अल्पसंख्यक और तुष्टीकरण जो बहुत ज्यादा चला और जिसको कि भाजपा ने अच्छी तरीके से उठाया। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र, संस्कृति और धर्म, इन तीन चीज को जो प्राथमिकता भाजपा ने दी है, उसके कारण उनका बढ़ रहा है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भाजपा को इस समय, कांग्रेस को इस समय चाहिए आत्ममंथन करने की बहुत आवश्यक है। वो कौन सा मुद्दा उठाए? एक छोटा सा 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे। जैसे महंगाई का मुद्दा, मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, नेहरू जी भोपाल आए 1962 में। चीन के युद्ध के बाद महंगाई अचानक बढ़ी, 70-80 रुपए तोला सोना था जो 100 पे चला गया। नेहरू जी ने कहा कि कुछ दिनों बाद ये महंगाई कम होगी। आप जी बोलिए। जी शर्मा जी। कट गया सर। गोलियां चली, महंगाई का तो आंदोलन हुआ। किसी ने कहा कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। तो महंगाई के मुद्दे को सुन करके भी लोग थक मिलाकर के ये मुद्दा बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक मुद्दा चल सकता है कांग्रेस का, वो बेरोजगारी वाला मुद्दा चल सकता है। वो भी नौजवानों को आप 2 भागों में बांट लीजिए। एक वो नौजवान जो बिल्कुल नया वोटर है, 18 से लेकर 25 के नीचे का, इसमें इसके प्रति, इसके अंदर कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति का मामला, राष्ट्र का मामला इसमें बहुत प्रबल है। इसमें बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन जो 30-35 साल के आसपास का है, जो नौकरी के लिए भटक रहा है, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा असर पड़ेगा। तो भाजपा को जो ला रही है वो बिल्कुल नया मुद्दा लेकर आती है। हर चुनाव में वो एक नई बात करती है। एक जमाने में कांग्रेस भी हर चुनाव में नई बात करती थी। कांग्रेस को अब कुछ मुद्दा बदलना चाहिए, आलोचनाओं से बहुत करके अपनी बात करनी चाहिए। अगर बाराबरी से उनको संघर्ष करना है तो फिर उसके अलावा कुछ और चीजें हैं। मुझे कई वक्त हैरत होती है, निर्णय कौन लोगों ने बनाया, कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, धार्मिक जागरण पूरे देश में चल रहा है। ऐसे मौके पर आपकी अगर कर्नाटक में सरकार है तो आपको क्या मंदिर के चढ़ावे को टैक्स लगाना चाहिए क्या? तो कुल मिलाकर के और क्या निर्णय लेना, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो अपना टैंक है उसको उन पर विचार करना। अब ये सारे के सारे मुद्दों की छाया मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी है। इन 6 सीटों पर हम मान करके चलें कि इनकी छाया हो रही है। और जिसमें जिस तरीके से सवेरे से मैं मतदान की खबरें पढ़ रहा हूँ कि कितने प्रतिशत हो गए, कितने प्रतिशत हो गए, ये सारे मुद्दे असर करेंगे और ये बहुत प्रभावी ढंग से असर करेंगे। और संकेत में मैं यही कह सकता हूँ कि हार जीत का अंतर, सीधी को छोड़ दीजिए, सीधी में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत पब्लिक फिगर नहीं है अजय प्रताप, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र में सीधी में कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला मुद्दा है, वो फैक्टर वहां पर काम करता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के कैडर का वो वोट को थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, भले वो 25,000 पहुंचा दे, 30,000 पहुंचा दे। भाजपा को अतिरिक्त मेहनत वहां करने की जरूरत है। बाकी इस सब जगह तो जैसा कि होगा 4 तारीख को पता चल जाएगा, हार जीत का अंतर बढ़ेगा। जी
समय नहीं है भटनागर जी, लेकिन छोटा सा कमेंट चाहूँगा। जो शर्मा जी ने भी कहा, एक तो थिंक टैंक की कमी है कांग्रेस के पास, रणनीति समय के अनुसार वो निर्णय नहीं लेती। चाहे राम मंदिर का जिक्र किया हो उन्होंने कि धर्म की ध्वजा फहर रही है पूरे देश में, माहौल अलग है, वो अलग बयान देते हैं। लेकिन जो बात है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की और महंगाई की, हमने देखा है इस पर सरकारें चली भी गई हैं कई बार, चाहे महंगाई के मामले में गई हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में। तो फिर क्या वजह है कि इस चुनाव में ये मुद्दे कारगर नहीं लग रहे? देखिए, भारत की आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और इन 75 सालों में महंगाई, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि 100 रुपये सोना 80 का 100 हो गया, तो वो महंगा था, आज तो 70,000 रुपये का है। तो मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब शाश्वत मुद्दे हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में भारतीय मतदाता, मुझे लगता है कि एक महानायक की कल्पना करके उसके पीछे जाता है। तो जब इंदिरा गांधी लगातार चुनाव जीती, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी, तो बीच की सरकारों में जब महानायक तो नहीं था सरकार के मुखिया में, तो हम देखेंगे कि वो सरकारें कच्ची थी, दबाव में थी, उस तरह से चली। लेकिन अब फिर से 10 सालों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक महानायक चुन लिया है। तो अगर महानायक चुन लिया है तो अभी हाल फिलहाल तो उसके पीछे जाएगी। बाकी सारे मुद्दे तो एकदम शाश्वत हैं, जिनका हल इनमें से कोई भी महानायक अभी तक नहीं निकाल पाया है। लेकिन काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी कह सकते हैं कि जनता के प्रति जिम्मेदार वाली, एक तो उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगे किसी तरह के, दूसरी बात जो डेवलपमेंट दिख रहा है, गरीब लोगों को जिस तरह से उन्होंने साधा है, तो मुझे लगता है कि इस समय अभी हाल कोई उनका प्रतिद्वंदी आसपास नहीं है। जब एक व्यक्ति को चुनने की बात करेंगे लोग, तो वो नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ मुद्दे तो शाश्वत हैं, हमेशा से चले आते हैं, उनमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भी है। लेकिन इन मुद्दों के अलावा भी एक महानायक की छवि को देखकर लोग मतदान करते हैं। बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 53 से अधिक मतदान हुआ, 53% से भी अधिक। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया जी से। पटेरिया जी, छिंदवाड़ा अब तक 62.57%, और शहडोल की भी हमने बात की, सीधी की भी बात की, छत्तीसगढ़ की भी बात की, मतदान प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कहां तक पहुंचेगा? देखिए ब्रजेश जी, जो पिछली बार हुआ था मतदान प्रतिशत उससे ज़्यादा ही इस बार बढ़ने की संभावना है। स्वाभाविक तौर पर जागरूकता ज़्यादा है लोगों की, और उसको लेकर प्रयास भी बहुत ज़्यादा किए गए। और चुनाव में जो है बीजेपी या दूसरे जो दल हैं उनकी तरफ भी खासा प्रयास किया गया है। बालाघाट यदि 77% पिछले चुनाव में था, तो इससे ऊपर ही इस बार लगता है जाएगा, क्योंकि बालाघाट का बैहर ये भी 72% जा चुका है 3 बजे तक। बाकी जगह भी जो 70% के आसपास वहाँ पर मतदान पहुँच रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ का फिगर अच्छा जाएगा। यदि हम जिस तरीके से छिंदवाड़ा हॉट सीट की बात करें, तो वहाँ पर भी पिछला रिकॉर्ड के करीब ही मतदान प्रतिशत जा सकता है या उसको क्रॉस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जुन्नार देव में अच्छा पोलिंग हुई है। दूसरा वो अमरवाड़ा, जहाँ के तमाम नेता कांग्रेस के विधायक समेत बीजेपी में आ चुके हैं, और वहाँ पर यदि कोशिश बीजेपी की स्वाभाविक तौर पर जो 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की जो कोशिश है, यदि वो वहाँ पर कामयाब होती दिख रही है, तो यहाँ पर भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का तो एक तो नीचे तक बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं की टीम है, बूथ प्रबंधन किया हुआ, उनने एक एक वोट को निकालने की कोशिश उनकी है। वही कोशिश कांग्रेस की भी होगी, क्योंकि उनको भी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है। तो छिंदवाड़ा में तो ये नजर आ ही रहा है कि निश्चित तौर पर प्रदेश की जो इन 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत पिछला रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर पिछला रिकॉर्ड टूटता नजर आएगा। बहरहाल अब छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।